हेलो एवरीवन, वेलकम टू वन जजमेंट एट अ टाइम। आई होप कि आप और आपके फैमिली मेम्बर्स हेल्दी और सेफ होंगे। आज की इस वीडियो में हम दो इम्पॉर्टेंट केसेस को डिस्कस करने जा रहे हैं। ये दोनों ही केसेस राइट ऑफ वुमेन टू हैव रेसिडेंस इन अ शेयर्ड हाउस होल्ड से रिलेटेड हैं। एक जो जजमेंट है वो हमारा 15 दिसंबर 2020 को आया है और दूसरा जो जजमेंट है वो अक्टूबर 2020 में आया है। तो चलिए चलते हैं अपने पहले केस की तरफ। तो हमारा पहला केस है सतीश चंद्र आहूजा वर्सेस नेहा आहूजा। ये केस इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसने 2006 का एक जो केस है SR बत्रा का केस, उसको ओवर रूल किया है। तो अब इस केस में हमारी 3 जजेस की बेंच थी, जस्टिसेस अशोक भूषण, R सुभाष रेड्डी और MR शाह। और इन्होंने शेयर्ड हाउसहोल्ड की डेफिनेशन जो कि सेक्शन 2 क्लॉज S ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में दी गई है, उसको इंटरप्रेट किया और समझा कि शेयर्ड हाउसहोल्ड के अंदर आखिर किसका किसका या किस तरीके के घर आ सकते हैं। तो अब इस केस के फैक्ट्स कुछ इस प्रकार हैं कि ये केस जो पिटिशन फाइल करी है वो मिस्टर सतीश चंद्र आहूजा ने करी है और वो ससुर हैं, और जो स्नेहा आहूजा हमारी जो रिस्पोंडेंट हैं वो उनकी बहू हैं। तो अब सतीश चंद्र आहूजा ने जो सूट फाइल करी अपने डॉटर इन लॉ के खिलाफ, उन्होंने ये फाइल करी मैंडेटरी और परमानेंट इंजंक्शन के लिए और रिकवरी ऑफ डैमेजेस के लिए भी। तो उन्होंने प्लीड किया अपने प्लेंट में कि जो हमारी डिफेंडेंट हैं, जो उनकी बहू थी, उन्होंने प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 के तहत एक कंप्लेंट फाइल करी थी। तो अब उस कंप्लेंट में उनको इंटरिम ऑर्डर पास कर दिया गया कि जो प्लेंटिफ हैं, मतलब जो ससुर हैं, वो बहू को घर से निकाल नहीं सकते हैं और उन्हें घर में ही रखना पड़ेगा जब तक एक कॉम्पिटेंट कोर्ट ऐसा ऑर्डर पास ना करे कि हाँ, अब आप बहू जो है वो घर के अलावा कहीं और रह सकती है। तो अब उन्होंने ये प्लीड किया कि जो घर है वो उनका खुद का है, उनके लड़के का घर नहीं है। तो जो शेयर्ड हाउसहोल्ड की बात होती है कि जो औरत है वो जब डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर केस करे और वो ये बोले कि लेकिन मुझे रहना इसी घर में है, तो जो शेयर्ड हाउसहोल्ड होता है उसमें या तो लड़के का कोई प्रॉपर्टी आएगी या फिर लड़का जहाँ पर रेंट पे रह रहा है वो प्रॉपर्टी आनी चाहिए। पर जो यहाँ पर प्रॉपर्टी की बात है, वो प्रॉपर्टी तो मेरी है, वो मेरे लड़के के नाम पे नहीं है। और यहाँ पर मेरी बहू रह रही है और इन्होंने ये आर्ग्यू किया कि जब से वो लड़की रह रही थी, हमारी जो डिफेंडेंट है, उसने इन लोगों को भी परेशान किया एंड देयरफॉर इनको उसके डैमेजेस चाहिए कि वो जब से यहाँ पर रह रही है उसने हमें परेशान किया है और हमें उसके डैमेजेस दीजिए और प्लीज़ एक परमानेंट इंजंक्शन पास करिए ताकि अब मैं इसको अपने घर में नहीं रखूँ। तो अब ट्रायल कोर्ट ने तो मिस्टर आहूजा के फेवर में जजमेंट दे दिया, लेकिन फिर जब ये हाई कोर्ट पहुंचा तो हाई कोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने सही जजमेंट नहीं दिया है। उन्होंने डॉटर इन लॉ के फेवर में जो स्टैट्यूटरी प्रोविजंस थे उनको सही वेटेज नहीं प्रोवाइड किया है एंड देयरफॉर हाई कोर्ट ने बोला कि इस केस को हम वापस ट्रायल कोर्ट के पास भेजते हैं। पर अब मिस्टर जो आहूजा थे वो इससे खुश नहीं हुए, उन्होंने डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में ही एक अपील फाइल कर दी। तो जो अब ये प्रेजेंट अपील है, जो ये केस है, ये वही अपील है जब मिस्टर आहूजा ने डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में फाइल करी। तो अब सुप्रीम कोर्ट में मिस्टर आहूजा ने अपना रिलायंस प्लेस किया SR बत्रा के केस पे। तो SR बत्रा वर्सेस तरुणा बत्रा, ये 2006 का हमारा केस है और ये भी सेम इसी टॉपिक पे डील करता है कि आखिर शेयर्ड हाउसहोल्ड जो कि सेक्शन 2 क्लॉज S ऑफ द एक्ट में डिफाइंड है, उसके अंदर कौन कौन से तरीके के घर आएंगे। तो SR बत्रा में हमारी डिवीजन जज बेंच थी सुप्रीम कोर्ट की, जस्टिसेस SB सिन्हा और M काटजू, और इन्होंने रिजेक्ट कर दिया था कंटेंशन कि शेयर्ड हाउसहोल्ड के अंदर ऐसा भी कोई घर आ सकता है जहां पर आप जाके रहे हैं किसी भी स्टेज में अपनी डोमेस्टिक रिलेशनशिप में। तो मतलब कि अगर शादी के बाद आप किसी भी घर में जाके रहे हैं और फिर आप बोलें कि ये घर भी हमारे शेयर्ड हाउसहोल्ड में आना चाहिए, तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं, ये शेयर्ड हाउसहोल्ड में नहीं आएगा। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक शेयर्ड हाउसहोल्ड में सिर्फ 3 तरीके की चीज़ें आ सकती हैं। पहला, या तो जो आपका हस्बैंड है वो उसको ओन करता हो, दूसरा या तो वो उसको रेंट पे लिए हुए हो, या तीसरा वो उसको उसमें रहता हो क्योंकि बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग अ मेंबर ऑफ जॉइंट फैमिली। तो अगर वो जॉइंट फैमिली की प्रॉपर्टी है और वो क्योंकि जॉइंट फैमिली का मेंबर है इस वजह से उसमें रहता है, तो वो भी शेयर्ड हाउसहोल्ड कहलाएगा। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि सिर्फ इन्हीं तीनों कंडीशंस के बेसिस पे ही जो वाइफ होगी वो इंटाइटल होगी राइट टू रेसिडेंस क्लेम करने का शेयर्ड हाउसहोल्ड में। इसके अलावा अगर कोई भी जगह होगी तो वो वहाँ पर राइट टू रेसिडेंस क्लेम नहीं कर सकती है। साथ साथ में सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला कि अगर वो ऑल्टरनेटिव अकोमोडेशन भी मांग रही है तो वो ऑल्टरनेटिव अकोमोडेशन भी वो सिर्फ अपने पति से मांग सकती है, अपने हस्बैंड इन लॉ से, जो इन लॉज होंगे उनसे नहीं मांग सकती है।
तो अब प्रेजेंट केस में जो हमारा मिस्टर आहूजा का केस है, इसमें इन्होंने एसआर बत्रा पे रिलायंस प्लेस किया और उन्होंने कहा कि देखिए, क्योंकि एसआर बत्रा में ऐसा बोला गया है कि सिर्फ अपने हस्बैंड के प्रॉपर्टी में ही शेयर्ड हाउस होल्ड माना जा सकता है और वहाँ पर रह सकती है, और जो ये घर है ये तो इसके हस्बैंड का है नहीं, मेरे बेटे का नहीं है, ये सिर्फ मेरे नाम पे है और ना ही हमारी कोई जॉइंट फैमिली है, तो ये घर मेरा हुआ और ये शेयर्ड हाउस होल्ड के अंदर नहीं आएगा और यहाँ पर जो हमारी डॉटर इन लॉ है वो नहीं रह सकती है। और साथ साथ में उन्होंने ये भी कहा कि वो हमसे मांग भी नहीं कर सकती कि हम उसे कोई अकोमोडेशन प्रोवाइड करें, क्योंकि वो प्रोवाइड करना उसका हस्बैंड का काम है। तो अब प्रेजेंट केस में कोर्ट के सामने दो मेन इश्यूज थे। पहला मेन इशू यही था कि जो सेक्शन 2 क्लॉज एस है, प्रोटेक्शन ऑफ विमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 का, जिसमें शेयर्ड हाउस होल्ड की डेफिनेशन दी गई है, उसको हम किस तरीके से इंटरप्रेट करेंगे। इस तरीके से कि शेयर्ड हाउस होल्ड का मतलब वही प्रॉपर्टी हुई जिसको एक जॉइंट फैमिली ओन कर रही है, या फिर ऐसी भी प्रॉपर्टी हो सकती है जिसमें जो हस्बैंड है अग्रीव्ड पर्सन का, उसका कोई शेयर हो। और दूसरा इशू ये था कि जो एसआर बत्रा वर्सेस तरुणा बत्रा का जो केस है, क्या उसने सही तरीके से इंटरप्रेट किया है सेक्शन 2 क्लॉज एस को या नहीं किया है। तो अब कोर्ट ने सबसे पहले ये देखा कि जो सेक्शन 2 क्लॉज एस है, जो कि शेयर्ड हाउस होल्ड की बात करता है, वो किस तरीके से लेड डाउन है। तो अगर हम जब सेक्शन 2 क्लॉज एस देखेंगे, जो कि आपके स्क्रीन पे विजिबल होगा, तो उसमें पहले मीन्स वर्ड आता है शेयर्ड हाउस होल्ड मीन्स अ हाउस होल्ड वेयर द पर्सन अग्रीव्ड वगैरह वगैरह, और फिर जाके उसके बाद आता है विथ द रिस्पोंडेंट एंड इंक्लूड्स। अब पहले मीन्स बताते हैं और फिर इंक्लूड्स बताते हैं। तो कोर्ट ने ये बोला कि यहाँ पर पहले उन्होंने बताया कि ये मतलब है, क्योंकि मीन्स का मतलब यही होता है कि क्या मतलब है सेंटेंस का। तो कोर्ट ने कहा कि ये जो हमारा सेक्शन है ये खुद में एग्जॉस्टिव है, ये पहले बताता है कि ये मतलब है और फिर बताता है कि ये भी इंक्लूड होगा इसमें। तो कोर्ट ने ये बोला कि दोनों ही जो एक्सप्रेशन है, मीन और इंक्लूड, दोनों को यूज करने का मतलब यही है कि जो लेजिस्लेटिव इंटेंट था सेक्शन 2 क्लॉज एस को बनाने के टाइम पे, वो यही था कि ये डेफिनेशन जो हो एग्जॉस्टिव हो और सारे ऐसी सिचुएशंस को कवर करे जो इसकी डेफिनेशन के अंदर, इनके परव्यू के अंदर आ सकते हैं। अब ये कहने के बाद कोर्ट ने बोला कि अगर हम पहले वाले पे जाएं तो वहां पर लिखा हुआ है लिव्स और एट एनी स्टेज हैज लिव्ड इन अ डोमेस्टिक रिलेशनशिप। तो सबसे पहले वो ये बता दे रहे हैं कि हर एक ऐसी चीज, जहां पर ऐसी जगह है जहां पर वो इंसान रही है या किसी भी स्टेज में अपने डोमेस्टिक रिलेशनशिप के रही है, तो वो ऑलरेडी शेयर्ड हाउस होल्ड में आ जाएगी। तो अब इसी पे जो दूसरा इशू भी था वो भी हमारा इसी से रिलेटेड था, क्योंकि एसआर बत्रा का जो केस था उसमें उन्होंने यही बोला कि अगर हम जो लिव्स और एट एनी स्टेज हैज लिव्ड, तो इसमें तो बहुत सारे घर आ सकते हैं। मान लीजिए कि कोई इंसान शादी के बाद अपने सास ससुर के घर ना जाके उनके मामा मामी के घर चला गया, फिर वहां से चाचा चाची के घर चला गया, फिर सास ससुर के घर चला गया, तो क्या जो ये इतने सारे घर है, क्या ये सब शेयर्ड हाउस होल्ड में आएंगे। तो एसआर बत्रा में उन्होंने यही कहा था कि शेयर्ड हाउस होल्ड में सिर्फ तीन आएंगे, कि या तो आपका पति ओन करता हो, या आपका पति रेंट करता हो, या फिर जॉइंट फैमिली का हो। अगर उसके अलावा बाकी जो सारे घर होंगे वो काउंट नहीं होंगे, क्योंकि एसआर बत्रा में यही रीजनिंग दी गई थी कि अगर हम जो सेक्शन 2 क्लॉज एस है उसको जैसा वो लिखा हुआ है वैसे ही इंटरप्रेट करेंगे, तो ये बहुत सारे घर जो बीच बीच में जहां पर जाके पति पत्नी रुके हैं वो भी काउंट होने लग जाएंगे। तो ऐसे तो एक इंसान के पता नहीं कितने सारे शेयर्ड हाउस होल्ड हो जाएंगे, एंड दैट विल जस्ट क्रिएट केओस। और इसी वजह से एसआर बत्रा ने कहा था कि नहीं, सिर्फ तीन ही तरीके हो सकते हैं और इसके अलावा कुछ भी शेयर्ड हाउस होल्ड में नहीं आएगा। तो अब यहाँ पर कोर्ट ने यही बोला कि एसआर बत्रा ने जो इंटरप्रिटेशन किया और जो उन्होंने बोला कि सिर्फ तीन ही चीजें आएंगी, वो गलत है। तो सबसे पहले इसके लिए कोर्ट ने यही कहा कि जो हमारा सेक्शन 2 क्लॉज ऐसे है वो खुद में एग्जॉस्टिव है, वो खुद में ही बता देता है कि मेरे अंदर मतलब मेरा मतलब क्या है, शेयर्ड हाउस होल्ड का मतलब क्या है, मीन्स, और फिर ये भी बता देता है कि इसके साथ साथ और क्या क्या इंक्लूड होगा। इसके साथ इंक्लूड ये होगा कि अगर आप कोई ज्वाइंट प्रॉपर्टी ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, आप कहीं पर रह रहे हैं या नहीं रह रहे हैं, तो ये सारी चीजें भी जो है वो सेक्शन 2 क्लॉज एस ने क्लियर कर रखी हैं। उसमें उन्होंने बताया है कि अगर कोई भी जॉइंट फैमिली है जहां पर इंसान रह रहा है, फिर चाहे उसमें उसका कोई राइट हो, टाइटल हो, इंटरेस्ट हो, इन सब से मतलब नहीं है, पर जस्ट द फैक्ट कि वो रह रहा है वो शेयर्ड हाउस होल्ड माना जाएगा। तो अब सेक्शन 2 क्लॉज एस को इस तरीके से इंटरप्रेट करके प्रेजेंट केस में सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि इस अबव जो डेफिनेशन है जो बताई है, इससे ये क्लियर हो गया है कि पहली चीज, इट इज नॉट रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ कि जो अग्रीव्ड पर्सन है वो या तो ओन करे जॉइंटली, सिंगली, टेनेंटली या जो भी,
मतलब ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पर टेनेंट हो जॉइंटली या सिंगली, या उसको ओन कर रहा हो जॉइंटली या सिंगली। और ये चीज़ सेक्शन 2 क्लॉज एस में बताई गई है, पर वो इंक्लूड के बाद बताई गई है। तो कोर्ट ने कहा कि पहले उन्होंने मतलब बताया और फिर बोला कि ये सारी चीज़ें भी इंक्लूडेड हों, पर अगर ऐसी सिचुएशन नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि वो शेयर्ड हाउस होल्ड नहीं होगा। एज लॉन्ग एज मीन्स के बाद का जो सेंटेंसेस फॉलो कर रहे हैं वो आपके फुलफिल हो रहे हैं, तब तक हम मानेंगे कि हाँ वो शेयर्ड हाउस होल्ड है। तो कोर्ट ने यही बोला कि ये रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप कोई प्रेमाइसेस को ओन कर रहे हो, या आपने उस प्रेमाइसेस को कभी ओन किया था, या फिर आप वहाँ पर जॉइंट फैमिली की तरह रह रहे हो। जो इम्पॉर्टेंट है, जो रिक्वायरमेंट है, वो यही है कि जो मीन्स के बाद लिखा हुआ है सेक्शन 2 क्लॉजेस में कि पर्सन अग्रीव्ड वहाँ पर रहा है या अपनी किसी भी स्टेज इन डोमेस्टिक रिलेशनशिप में रहा है। अब कंट्रोवर्सी से बचाने के लिए, क्योंकि अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि कभी भी किसी भी स्टेज पे रहा है, तो उसमें जैसे मैंने एग्जांपल दिया था मामा का घर, चाचा चाची का घर, कोई भी घर आ जाएगा। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि एक परमानेंसी होनी चाहिए। जो आपकी कैजुअल लिविंग है किसी के घर जाके, या फिर फ्लीटिंग लिविंग है, फ्लीटिंग एज इन आप कहीं पर रह रहे हो फिर आप वहाँ से भाग के दूसरी जगह जाके वहाँ पर रहने लग गए, तो ये सब कंसिडर नहीं होगा। एक परमानेंसी होनी चाहिए, और परमानेंसी जो होगी वो फैक्ट्स के बेसिस पे देखी जाएगी। कि अब पता चला कि आप मामा मामी के घर गए हैं और आप वहाँ पर मान लीजिए 15-20 दिन से रहने लग गए, या आप किसी के घर गए और वहाँ पर कोविड का लॉकडाउन लग गया और आप वहीं पर बस गए और आप वहीं पर रहने लग गए, तो आपका इंटेंशन नहीं था वहाँ पर रहने का, आप तो मिलने गए थे, लॉकडाउन लग गया तो आप वहाँ पर रहने लग गए, तो फिर बाद में आप ये नहीं मांग सकते कि ये तो मेरा हाउस होल्ड है। नहीं, आपका हाउस होल्ड वही होगा जहाँ पर आप एक्चुअली में रह रहे हो, जहाँ पर आपने टाइम बिताया है, या किसी स्टेज पे, जैसे मान लीजिए शादी के बाद जाके आप अपने ससुराल में रहे हैं कुछ टाइम तक, और फिर क्योंकि आपके पति का कहीं और ट्रांसफर हो गया और आप कहीं और शिफ्ट हो गए, तो वो ससुराल भी आपका शेयर्ड हाउस होल्ड में आएगा, जो ससुर के नाम का घर होगा, और जहाँ पर आपका पति आपके साथ रेंट पे रह रहे हैं वो भी आपके शेयर्ड हाउस होल्ड में आएगा। पर अब इसके बीच में आप किसी चाचा ताई ताऊ जी के घर पे जाके रुके हैं, तो वो शेयर्ड हाउस होल्ड में नहीं माना जाएगा। तो कोर्ट ने कहा कि इंटेंशन ऑफ द पार्टीज एंड नेचर ऑफ लिविंग इंक्लूडिंग द नेचर ऑफ हाउस होल्ड, इन सबको ध्यान में रखा जाएगा जब आप ये डिसाइड करेंगे कि शेयर्ड हाउस होल्ड क्या होता है। और कोर्ट ने ये भी बोला कि जो हमारा डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है ये इसीलिए बनाया गया था ताकि हम विमेन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकें और हम विमेन के राइट्स को एक हायर पेडेस्टल पे रख सकें। तो हम सेक्शन 2S को किसी भी ऐसे तरीके से इंटरप्रेट नहीं करेंगे जो विमेन के राइट्स को एक लोअर पेडेस्टल पे लाएं या उनके अगेंस्ट जाएं। कोर्ट ने ये बोला कि जो हमारे सेक्शन 2S में लिखा हुआ है एट एनी स्टेज हैज़ लिव्ड, वो इसलिए लिखा हुआ है ताकि वो विमेन को प्रोटेक्ट कर सके। क्योंकि जनरली क्या हुआ, मान लीजिए अगर वो ससुराल में रह रही है, ससुराल वालों ने उसको भगा दिया और बोला मायके चले जाओ, वो लड़की मायके में रह रही है कुछ मान लीजिए 6-7 महीनों से, और फिर वो केस करेगी, तो तब ये बोला जाएगा कि वो आपका शेयर्ड हाउस होल्ड है ही नहीं, क्योंकि आप वहाँ पर रह ही नहीं रहे हो। इसी वजह से ये हमारे लेजिस्लेशन में इसमें ऐड किया गया है कि एट एनी स्टेज हैज़ लिव्ड। इसका मतलब ये है कि एक टाइम पे वहाँ पर रह रही थी, पर वो ऑफ कोर्स फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस के हिसाब से देखा जाएगा। सिर्फ एक मेयर कैजुअल लिविंग नहीं होनी चाहिए, वहाँ पर ढंग से एक टाइम पीरियड होना चाहिए जहाँ पर इंसान रहा है। अब इसी पॉइंट पे एसआर बत्रा के केस को ओवर रूल करते हुए कोर्ट ने यही बोला कि एसआर बत्रा ने जो इंटरप्रिटेशन लगा के ये बोला कि सिर्फ 3 ही जगह हैं जिनको हम मानेंगे शेयर्ड हाउस होल्ड के अंदर, वो काफ़ी गलत था। जो हमारा सेक्शन 2S है वो खुद में ही बता रहा है कि क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, एंड देयरफॉर कोर्ट ने यही होल्ड किया कि जो शेयर्ड हाउस होल्ड है वो एक ड्वेलिंग प्लेस होगी अग्रीव्ड पर्सन की, और उस ड्वेलिंग प्लेस को हम फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस के हिसाब से देखेंगे। और जो एसआर बत्रा में बताया गया है कि जो आपके रिलेटिव्स का घर है जहाँ पर आप बहुत टाइम से रहे हैं, या आपके ससुर का जो घर है जहाँ पर आप रहे हैं, वो सारा शेयर्ड हाउस होल्ड में काउंट नहीं होगा, वो इंटरप्रिटेशन गलत है। तो अब इसके बाद ही कोर्ट ने मिस्टर आहूजा की जो पिटिशन थी उसको कॉश कर दिया, और उन्होंने कहा कि नहीं, जो यहाँ पर हमारी स्नेहा आहूजा हैं उनको उस घर में रहने का हक है, क्योंकि जो ससुर का घर भी होगा वो भी आपके शेयर्ड हाउस होल्ड के अंदर आएगा। तो यही था हमारा पहला केस, और अब हम चलते हैं अपने दूसरे केस की तरफ। तो हमारा दूसरा केस जो है वो है एस वनीथा वर्सेस डिप्टी कमिश्नर बेंगलुरु अर्बन डिस्ट्रिक्ट। ये केस भी हमारे 3 जज बेंच के सामने आया था, और इसमें हमारी बेंच थी जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस इंदु मल्होत्रा और जस्टिस इंदिरा बनर्जी की।
तो अब इस केस में मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स एक्ट और प्रोटेक्शन ऑफ विमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, इन दोनों एक्ट्स को हार्मोनियसली देखा गया और ये देखा गया कि क्या जो सिटीजन्स का एक्ट है, सीनियर सिटीजन का एक्ट, क्या उसका ओवरराइडिंग इफेक्ट हो सकता है राइट ऑफ रेसिडेंस ऑफ अ वुमेन इन अ शेयर्ड हाउस होल्ड, जो कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में दिया गया है, उसके तहत या नहीं। तो अब इस केस में यही हुआ कि जो एक सीनियर सिटीजन का कपल था, उन्होंने एप्लीकेशन फाइल करी सीनियर सिटीजन्स एक्ट के तहत कि उन्हें एविक्शन चाहिए अपनी डॉटर इन लॉ का और ग्रैंड डॉटर का उनके खुद के रेसिडेंशियल हाउस से। तो अब जो एप्लीकेशन था सीनियर सिटीजन्स का, उसको असिस्टेंट कमिश्नर ने भी अलाउ कर दिया, डिप्टी कमिश्नर ने अपील जब गई उसमें भी अलाउ कर दिया और कर्नाटका हाई कोर्ट ने भी ये ऑर्डर्स को अपहोल्ड किया। तो फाइनली ये चीज़ आती है सुप्रीम कोर्ट के सामने और सुप्रीम कोर्ट में जो डॉटर इन लॉ है वो यही कंटेंट करती है कि उसको एविक्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो वो घर है वो एक शेयर्ड हाउस होल्ड है। और अभी जो पुराना वाला केस था सतीश चंद्र आहूजा वर्सेस नेहा आहूजा, उसी को साइट करते हुए और उसी पे रिलाय करते हुए डॉटर इन लॉ ये बोलती है कि सेक्शन 17 है जो प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 का, वो बात करता है राइट टू शेयर हाउस होल्ड की, एंड देयरफॉर जो डॉटर इन लॉ है उसके पास हक है और उसको वहां से एविक्ट नहीं किया जा सकता। तो अब कोर्ट के सामने यही इशू था कि जो सीनियर सिटीजन्स एक्ट है 2007 का और जो यहाँ पर हमारा प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है 2005 का, इन दोनों में से कौन सा एक्ट ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है या इसको किस तरीके से हार्मोनियसली कंस्ट्रक्ट करें कि दोनों ही जो एक्ट्स हैं उनके ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो कंटेंट रहें और उनमें कोई भी फ़र्क ना आए। तो सुप्रीम कोर्ट ने नोट किया कि जो सीनियर सिटीजन्स एक्ट 2007 है उसमें दी गई है कि हाँ, आप इविक्शन चाह सकते हैं आपके डॉटर इन लॉ का या सन का या किसी भी ऐसे इंसान का, बट ऐसा तब होगा जब वो इंसान आपको मेंटेन नहीं कर रहा है। तो अगर ऐसी सिचुएशन होती है कि आपका लड़का और आपकी बहू आपको मेंटेन नहीं कर रहे हैं तो आप उनका एविक्शन करवा सकते हैं आपकी खुद की जो प्रॉपर्टी है वहाँ से। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इस केस में हमें ऐसे कोई भी फैक्ट्स नहीं मिल रहे हैं कि वो जो डॉटर इन लॉ है वो इनका मेंटेनेंस नहीं कर रही है या इनका ध्यान नहीं दे रही है। कोर्ट ने नोट किया कि बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 3 ऑफ सीनियर सिटीजन्स एक्ट, ये एक्ट एक स्पेशल लॉ बन जाता है। स्पेशल लॉज वही होते हैं कि जैसे अगर आपका किसी भी एक चीज़ से रिलेटेड एक नॉर्मल लॉ है, जैसे आपके सिविल लॉ हो गया, आपका क्रिमिनल लॉ हो गया, लेकिन किसी एक स्पेसिफिक पर्पस से अगर कोई लॉ बनता है तो उसको स्पेशल लॉ कहते हैं और वो स्पेशल लॉ जनरली प्रिवेल करता है आपके नॉर्मल लॉज के ऊपर। बट जब ऐसी सिचुएशन आ जाती है जैसे कि प्रेजेंट केस में है कि दो स्पेशल लॉज हैं, मतलब एक जो कि बना है विमेन के लिए और दूसरा जो कि बना है सीनियर सिटीजन्स के लिए, तो उस टाइम पे कोर्ट ने ये बोला कि हमें डोमिनेंट पर्पस देखना पड़ेगा दोनों ही स्टैट्यूट्स का और हमें एनालाइज करना पड़ेगा कि कौन सा एक है जो दूसरे के ऊपर प्रिवेल करेगा एक पर्टिकुलर सिचुएशन और सर्कमस्टांस में। तो कोर्ट ने ये कहा कि अगर हम सीनियर सिटीजन्स एक्ट को ओवरराइडिंग इफेक्ट दे देंगे तो इसका मतलब ये होगा कि अगर आपका कोई भी शेयर्ड हाउस होल्ड है तो वहाँ से आप सीनियर सिटीजन्स एक्ट के तहत एक फाइल करके कंप्लेन आप जो बहू होगी उसको घर से निकाल सकते हैं। एंड ये जो हमारा प्रोटेक्शन ऑफ विमेन अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है उसके ऑब्जेक्टिव के ही खिलाफ चला जाएगा, क्योंकि उसका जो ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि विमेन को किसी भी तरीके से प्रोटेक्ट करना है। तो कोर्ट ने कहा कि अगर हम सीनियर सिटीजन्स एक्ट के ऑब्जेक्टिव को देखेंगे तो उसका ऑब्जेक्टिव ये है कि जो सीनियर सिटीजन हैं वो डेस्टिट्यूट ना बचें, मतलब कि वो ऐसी हालत में ना बचें कि वो अपने जो बच्चे हैं उनकी मर्जी पे हों या फिर रिलेटिव्स की मर्जी पे हों। पर अगर हम प्रेजेंट केस में देखेंगे तो अगर हम जो उनकी डॉटर इन लॉ है उसको एविक्ट नहीं करेंगे, उसको घर में रहने देंगे, तो उससे किसी भी तरीके से ऐसा आउटकम नहीं निकल रहा है कि जो हमारे यहाँ पर सीनियर सिटीजन हैं जो जिन्होंने प्लेंटिफ हैं वो मर्सी पे होंगे या फिर वो डेस्टिट्यूट हो जाएंगे। तो इसी वजह से दोनों ही एक्ट्स को हार्मोनियसली कंस्ट्रक्ट करते हुए कोर्ट ने बोला कि मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स एक्ट हैज नो ओवरराइडिंग इफेक्ट ओवर द राइट ऑफ रेसिडेंस ऑफ अ वुमन इन अ शेयर्ड हाउस होल्ड विद इन द मीनिंग ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। मतलब कि जो हमारा रेसिडेंस का जो हक है जो कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत दिया गया है उसके ऊपर सिटीजन्स एक्ट ओवरराइड नहीं कर सकता।
इसके साथ ही कोर्ट ने ज्यूरिसडिक्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम में ये बोला कि क्योंकि ट्राइब्यूनल्स जो हैं उनको बनाया गया था सीनियर सिटीजन्स एक्ट के तहत, क्योंकि सीनियर सिटीजन्स एक्ट के तहत अगर कोई भी ग्रीवेंस आएगी तो ट्राइब्यूनल्स में उसको हम जल्दी और स्पीडियसली उसको डिस्पोज ऑफ कर सके, इसलिए ट्राइब्यूनल्स कंस्ट्रक्ट किए गए थे और ट्राइब्यूनल बनाए गए हैं। तो कोर्ट ने ये बोला कि ऑल्दो जो ट्राइब्यूनल्स हैं उनका ज्यूरिसडिक्शन सिर्फ सिटीजन्स एक्ट से रिलेटेड है, पर कभी अगर ऐसी सिचुएशन आएगी जैसे कि प्रेजेंट केस में है, तो तब ट्राइब्यूनल्स दोनों जो एक्ट्स हैं उनको हार्मोनियसली कंस्ट्रक्ट करेंगे और उसी हिसाब से जजमेंट देंगे। कोर्ट ने ये बोला कि ट्राइब्यूनल्स का दायित्व बनता है कि वो मोल्ड कर लें अपने डिसीजंस को अकॉर्डिंगली जब ऐसे कंपीटिंग क्लेम्स हो हमारे डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के और सीनियर सिटीजन्स एक्ट के। साथ साथ में कोर्ट ने ये भी बोला कि क्योंकि जो ये ट्राइब्यूनल्स हैं ये कॉन्स्टिट्यूट किए गए हैं सीनियर सिटीजन्स एक्ट के तहत, तो इस वजह से अगर कोई जो ट्राइब्यूनल है जो रिलीफ ग्रांट करता है किसी भी अग्रीव्ड वुमेन को, जैसे कि प्रेजेंट केस में हमारी डॉटर इन लॉ, तो उनका ये ड्यूटी बनती है कि वो इन्फॉर्म करें उस मजिस्ट्रेट को जिसको अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत बनाया गया हो, नियुक्त किया गया हो, उनको उन्हें जाके इन्फॉर्म करना पड़ेगा। कोर्ट ने कहा कि ऐसा इसलिए ज़रूरी है ताकि जो कॉमन इंटेंट है सीनियर सिटीजन्स एक्ट का और डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का कि स्पीडी रिलीफ प्रोवाइड होनी चाहिए दोनों ही ग्रुप्स को, क्योंकि दोनों ही ग्रुप्स वल्नरेबल मेंबर्स ऑफ सोसाइटी हैं। तो इस ऑब्जेक्टिव और इस कॉमन इंटेंट को हम अचीव कर लेंगे अगर वहाँ पर मजिस्ट्रेट को भी पता होगा कि अच्छा ठीक है, इस ट्राइब्यूनल के तहत ये पर्टिकुलर जजमेंट दी गई है या फिर ये पर्टिकुलर रिलीफ दी गई है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको लेके भी इस केस में टिप्पणी की। तो फाइनली दोनों केसेस से हमें यही पता चलता है कि जो हमारी डॉटर इन लॉ होगी उसका हक बनता है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत शेयर्ड हाउस होल्ड में, और जो शेयर्ड हाउस होल्ड होगा वो पति का सिर्फ खरीदा हुआ या रेंटेड घर नहीं होगा, वो हर वो जगह हो सकती है जहाँ पर उन्होंने एक अच्छे खासे रीजनेबल अमाउंट ऑफ टाइम के लिए स्टे किया है शादी के बाद। साथ ही साथ जो ये शेयर्ड हाउस होल्ड वाली बात है, ये शेयर्ड हाउस होल्ड से उनको एविक्ट नहीं किया जा सकता है सीनियर सिटीजन्स एक्ट के तहत। तो यही थे हमारे दोनों इंपॉर्टेंट केसेस। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हुई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।